एक प्लेट होती है जिसमें 1/2 of the plate is filled with vegetables, fruits and vegetables, 1/4 protein and 1/4 carbohydrate. कि वो जितना खाएं उसमें हम पैक कर दें न्यूट्रिएंट्स को, कि जो बच्चे खा रहे हैं या जो बड़े खा रहे हैं. एंड B12 जो है ना, उसके मेन जो सोर्सेज हैं वो एनिमल सोर्सेज ही हैं. अब रात को नॉट रात को बट दिन में जाके 3 बजे धूप में बैठे हो गए तो नहीं मिलेगा आपको इनफ विटामिन डी. सो यू हैव टू सिट इन सन एट अ सर्टेन एंगल. बट आप मोस्टली आलू की सब्जी रोटी के साथ खाते हैं, आलू चावल के साथ खाते हैं. सो कार्ब भी कार्ब के साथ खा रहे हैं. वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन की बड़ी एक डिस्कशन चलती रहती है, डिबेट चलता रहता है. आपको क्या लगता है कि ये एक कितना इंपॉर्टेंट डिस्कशन है? तो बीइंग अ डाइटिशियन, हाउ डू यू थिंक अबाउट द डाइट एंड द सेक्सुअल लाइफ ऑफ पर्सन? कि हमारे पुराने लोग तो बहुत मीठा खाते थे, मिठाइयाँ भी खूब खाते थे, राइट? और आजकल लोग जो है वो चीनी बंद कर देते हैं, शुगर बंद कर देते हैं, एवरीथिंग सब कुछ है. उसके बावजूद भी आजकल बीमारियां ज़्यादा होती हैं. So for example, red wines, they have a component called resveratrol, which is antioxidant. Yes. Right, so that's some people's excuse of that which makes it harder for them to have their regular periods and then conceive and then have a healthy successful pregnancy. अभी recently एक study आई है, guidelines आई हैं, जिसने बहुत strong correlation दिखाया है alcohol consumption and cancer का. हेलो नमस्कार दोस्तों, आजकल की भागादौड़ वाली जिंदगी और हाईली टेक्निकल ईरा के अंदर मुझे हमेशा इस बात की क्यूरियोसिटी रही है कि क्या हम जो फूड खा रहे हैं, जो डाइट हम ले रहे हैं, क्या वो सही है? क्या उससे हमारी बॉडी को सही न्यूट्रिशन मिल रहा है? खासकर तब जब हम लोग इंडिया से कनाडा मूव हुए हैं, क्योंकि दोनों देशों की फूड हैबिट्स यानी खान पान में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं. तो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर नविता दीप. वैसे तो डॉक्टर नविता ने Ph.D की है कनाडा से ही न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में. यहाँ कनाडा के प्रोविंस ओंटारियो में डॉक्टर नविता एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन हैं और इसके साथ साथ कॉलेज ऑफ डाइटिशियन ऑफ ओंटारियो, यानी कि ये एक ऐसी बॉडी जो कि ओंटारियो के सभी डाइटिशियंस को कंट्रोल करती है, उनको रेगुलेटेड करती है. एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनको लाइसेंस देती है काम करने का. इस बॉडी की डॉक्टर नविता एक बोर्ड मेंबर भी हैं. और अब जब आप पॉडकास्ट के इस हिस्से तक पहुंच गए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा. तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. दिस इज डॉक्टर नविता ऑन चंद्रशेखर आर्या टॉक्स. डॉक्टर नविता नमस्कार. नमस्कार चंद्र, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ. बस एकदम बढ़िया. आपने आज हमारे स्टूडियो में आके इसकी शोभा और बढ़ा दी और खुश हूँ. खुशी का एक और अलग रीज़न है आज, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डाइट की. मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मेरे को आज तक मेरी फेवरेट डाइट जो है वो समझ में नहीं है कि बॉडी के लिए क्या होनी चाहिए. सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने टाइम निकाला वीकेंड पे हमारे इस पॉडकास्ट के लिए, और हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज पे आपका तहे दिल से स्वागत. थैंक यू चंद्र, थैंक यू फॉर हैविंग मी. यू आर मोस्ट वेलकम. रूटीन में अगर आपने मेरे को 1-2 पॉडकास्ट देखे हैं ना, तो मेनली हम इमिग्रेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ स्टोरीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं. आज थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि हम उस बारे में बात नहीं करके एक इन्फॉर्मेशन या एक इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट बनाने वाले हैं इसको. Sure. अब जैसे कि आपका जो पूरा बैकग्राउंड है, प्रोफेशन है, वो सारा डाइट न्यूट्रिशन और उसकी तरफ जाता है सारा का सारा, तो सारा हमारा आज का टॉपिक वही रहने वाला है. Sure. मैं बिल्कुल बेसिक सवाल से स्टार्ट करना चाहता हूँ. हाँ जी. कुछ सवाल इसमें मेरे खुद के होंगे, कुछ मैं अपने आप को अनपढ़ मान के पूछूंगा सो दैट व्यूअर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग इन्फॉर्मेशन मिल सके. हम स्टार्ट इसी वर्ड से करेंगे कि आपका जो प्रोफेशन है, यू आर ए रजिस्टर्ड डाइटिशियन ना, एंड न्यूट्रिशन का भी उसमें चैप्टर जुड़ जाता है. तो मुझे पहले तो ये जानना है कि डाइटिशियन का क्या काम होता है. हु आर डाइटिशियंस, राइट? डे टू डे क्या कर रहे होते हैं वो और किस चीज़ में हेल्प करते हैं. देन इसके साथ में आप एक चीज़ का आंसर और कर सकते हो. ये डाइटिशियन और न्यूट्रिशन, हमेशा वर्ड्स को एक साथ सुनता हूँ, क्या ये सेम है या इनमें कुछ डिफरेंस है? तो प्लीज़ बताइए. श्योर, गुड क्वेश्चन, थैंक यू चंद्र. सो रजिस्टर्ड डाइटिशियन, विल टॉक अबाउट कनाडा. जी. तो रजिस्टर्ड डाइटिशियन जो टर्म है, दैट इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ. सो टू बी अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन आप एक 4 ईयर प्रोग्राम करते हो, BSc ऑनर्स,
in human nutrition and dietetics from accredited university. So जो universities हैं उनका एक PDEP करके बोलते हैं, PDEP, which is partnerships for dietetic education and practice. So जो universities हैं they would be accredited by PDEP for their program. And then the last leg of the program जो होता है वो है the internship, where someone would go work in hospital. Different avenues होते हैं nutrition में, but to be a dietitian आप सबका exposure मिलता है आपको, like in your internship. So hospitals, acute care, community settings, and also like food service management, and then the public policy as well. So and then people जहाँ पे भी wherever you are, you would write like a letter to the provincial regulatory body. जैसे आप Ontario में हैं right now, तो College of Dietitians of Ontario, they will give that person a title which is registered dietitian parenthesis candidate. And then they write the national exam, Canadian Dietetic, I think it's called CDRE, Canadian Dietetic Regulatory Examination, जो साल में 2 बार होता है. After you write the national exam and you clear that, of course, then you become the registered dietitian to practice. So this is how someone would become a registered dietitian. And आपने next आपके question काफी semi-fold है. So the other part of the question was कि भाई कहाँ काम करते हैं. जैसे मैंने broadly बोला कि in Canada 3 main avenues हैं, which is one is of course the nutrition care, जो आप hospitals में, community centers में, specialist doctors में, जैसे people working in endocrinology, for example, diabetes, thyroid issues, usually वहाँ पे उन clinics में dietitians होती हैं, hospitals में dietitians होते हैं. So that is like nutrition care, जहाँ पे clinical focus है, where you're working on किसी ना किसी condition पे. Yeah, it's not a lifestyle, it's clinical focus. Right, and then the other trajectory is public health population policy kind of, जिसमें dietitians could work in a public health trajectory. And then the third one is the food service management. जैसे you'll see dietitians working in long-term care homes, in other, and then working around menus, kitchens. That's another trajectory. इसके बिना इसके लिए भी लाइसेंस की जरूरत है. थर्ड सेक्टर. Because आपको regulated होना है like by the college, so they are basically controlling, right, to protect the public. जो idea है, or you can say the fundamentals for the College of Dietitians of Ontario. I'm just giving this example because we are in Ontario right now. But all provinces, they have their own regulatory bodies. उनका जो main goal है is to protect the public. So that brings me to your third question, which you said registered dietitian versus nutrition. You hear that all the time, and this is something which we hear very very often. तो क्या होता है कि जो registered dietitians हैं, that is protected by law. Regulatory bodies हैं जो govern करती हैं. To registered dietitians, anyone can claim to be a nutritionist. That is not a protected title. So you will see people on different platforms, social media, claiming to be nutritionists, but they are not someone जिन्होंने university में 5-6 साल पढ़ाई करी है, internship करी है, exams करे हैं. Yeah, so anyone can claim to be. If you said you have interest in diet, you can claim to be a nutritionist. Dietitian versus nutrition की तो एक Instagram reel मुझे मिल गई यहाँ पे. काटा जाएगा यहाँ से और Instagram पे लगाया जाएगा. Because ये I mean सबको लगता है कि शायद same चीज है ये. I mean but there is a big difference. There's a big difference. एक चीज regulated है and exactly. It is not. And then you're going to university for that, right? आप जाते हो university में, आप nutrition ही नहीं पढ़ रहे हो, आप like you're studying about the whole body. You study physiology, you study biochemistry, you study like different avenues, क्योंकि diet जो हमें normally लगता है कि ओके क्या खाया क्या नहीं खाया, but when you're working in a clinical trajectory, आपको disease process भी तो समझ आने चाहिए ना. 100%. और it's not always कि भाई आप एक चीज पे silo में काम कर रहे हैं. When you work with someone, कोई मेरे पास ऐसे आएगा as a client seeking some kind of advice,
I can't look at one thing and just zoom in that lens, right? You look at the person as a whole person. 100%, 100%. Yeah. So डॉक्टर साहब अगर आम भाषा में पूछें, आप मान लो रेगुलेटेड डाइटिशियन हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कौन लोग आपके पास आएंगे, किन लोगों को आपके पास आना चाहिए? Right. So it depends कि आप registered dietitian हो, आप कहाँ practice कर रहे हो. Okay. As I said कि different trajectories हैं. So for example, मैंने हॉस्पिटल्स में भी काम किया है. I worked in acute care, जैसे ICU में भी काम किया है मैंने, और उसके बिना इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भी काम किया है. सो जब पेशेंट्स आते हैं कई बारी दे नॉट एबल टू ईट फूड, तो हम उनको ट्यूब फीड्स एंड देयर समथिंग कॉल्ड TPN. That's a very broad subject then. Yes, total parenteral nutrition, जिसमें ट्यूब फीड भी नहीं कर सकते, मीनिंग कि उनको कोई कंडीशन है जहाँ पे ट्यूब फीड यूजुअली गोज टू नोज और स्टमक, तो उनको इंटरवीनियसली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन. जब कोई बहुत सीरियस होते हैं देन वी लुक आफ्टर देयर इलेक्ट्रोलाइट प्रोफाइल्स लाइक एंड ऑल्सो कैलोरीज एंड स्टफ लाइक दैट कि ब्रॉडली कंडीशन क्या है, राइट? दैट इज समथिंग वेरी एक्यूट कंडीशन. बट so people could work in hospitals in acute conditions or for chronic, जैसे assisted living units होते हैं हॉस्पिटल्स में, और people working on different floors like cancer, kidney, liver, different conditions. Okay. उसके बिना like I have also worked in community center. So Alberta, when I was in Alberta Health Services, so clinic which we ran, so myself, my colleague nurse, we ran a clinic that was a diabetic nephropathy prevention clinic. So जिसको किसी को डायबिटीज है और हाइपरटेंशन है, वो पेशेंट्स आते थे हमारे क्लिनिक में ताकि उनकी किडनीज पे इम्पैक्ट ना हो. So that's one trajectory. जैसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं. उसके बिना as I mentioned कि कई बार डॉक्टर्स के ऑफिस में जैसे endocrinologists, nephrologists, they always have registered dietitians working for them. And then people also work in private practice. Yeah. So private practice में when like I have private practice under the name of Nav Nutrition Dietetics. तो उसमें क्या होता है कि जैसे मेरे पास जो mostly लोग आते हैं, first of all mostly they are self-motivated. ठीक है. They want to work on their health. No one told them. Sometimes doctors have told them or their blood work told them that they have to work on something, but they're still seeking help. And then they will find you, they'll connect with you, they make an effort आपको connect करने में. So in those scenarios, usually जो मेरे पास आएंगे people like generally they are working on chronic disease management. Okay. So it could be anything from diabetes management to chronic kidney disease management to working on their triglycerides, lipid profile, heart health. I work with a lot of women on women's health issues like hormonal, thyroid issues. I always say women have different cocktail. So polycystic ovarian syndrome, like things like that. So and then I do get people who just want to work on lifestyle. That I'm getting to a certain age, I want to pay more attention कि मैं क्या खाऊं, मैं healthy कैसे रहूं. तो मेरे पास वो भी you guys are everywhere. हर सेगमेंट में जो, और मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी आपकी बात सुन के, लेट्स सी कि मुझे मान लीजिए कि रीनल कोलिक स्टोन्स हैं या फिर तो उसमें उसको भी आपकी हेल्प चाहिए कि क्या डाइट उसको चाहिए जिससे डिपोजिशन ना हो. Yes, absolutely. किडनी क्लिनिक में मैंने काफी काम किया है. Or this is one of my area of expertise where people come to me for stones and stuff as well. Great. बड़ी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछ ली, तो अब मैं बोर नहीं करूँगा किसी को भी. इंटरेस्टिंग बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं जो लोगों को जानना है. सबसे पहले तो ये बताइए डॉक्टर साहब कि हम बैलेंस डाइट की बहुत बात करते हैं. होती क्या है बैलेंस डाइट आज के टाइम पे? अगर हम आज के टाइम पे बात करें तो एज अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन आपके अकॉर्डिंगली एक बैलेंस डाइट कैसी दिखती है? Very good question, Chandar. A balanced diet, मेरे को लगता है sometimes people make it sound too complicated or overwhelming. Yes. जो आप रोटी घर में खाते हैं, normal जो हमारा जो meals हैं, generally speaking we eat well. Generally speaking, I'm not talking case to case here. Okay. There is no notion of going on a diet. People say that, I'm on a diet. You eat every day. That is, it's not a taboo or it's not something you attach to, I feel. 100%. Balanced diet is,
in Canada we follow the Canada's food guide जैसे तो उसमें क्या होता है ना, and I refer that to a lot, that एक plate होती है जिसमें 1/2 of the plate is filled with vegetables, fruits and vegetables, 1/4 protein and 1/4 carbohydrate. So जो प्रोटीन है, जो आपकी कोई भी प्रोटीन आप खाते हो, you know, if you're vegetarian तो आपकी दालें, पनीर, tofu, you know, tempeh. If you're not, like if you eat meat, then your chicken, your turkey, your fishes, beef, like any kind of, you know, meat would be the source of protein. So I say usually कि आपको अपनी जो meals हैं plan around protein. Usually क्या होता है कि हम रोटी बनाते हैं, फिर सोचते हैं साथ में क्या लगा के खाना है उसके, you know, अपना focus mostly carbs पे होता है, रोटियों पे होता है, चावल पे होता है. So मैंने से कि शिफ्ट करते हैं अपना फोकस कि प्रोटीन को सेंटर कर लिया and then things go on the side to fill your plate. That's what I call balanced diet, जिसमें आपका प्रोटीन भी है, आपका कार्ब भी है, you know, there are good fats as well, and there's lots of fiber from fruits and vegetables. So you know, instead of eating like, you know, you eat for your hunger, you eat for your appetite, but बहुत बारी अपना फोकस, you know, especially जैसे हम हैं चंदर, we grew up in India, right? और फिर हम mid of our life somewhere we came and explored different kind of cuisine. और ये हमारी बात नहीं है, most of जो अपने, you know, counterparts हैं, लोग हैं जो exactly सबका यही है, like you know, अब हमारा eating style ऐसा है कि ना तो हम purely अपना traditional cuisine खाते हैं, ना हम पूरे Canadian cuisine खाते हैं, we are somewhere in the middle. So we try to absorb. ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था. बिल्कुल मैं इंटरेस्टेड था इस बात के अंदर कि जैसे बीइंग इंडियंस, राइट, हम लोग टेस्ट के ऊपर बहुत जाते हैं, राइट, तो और कैनेडियन फूड को देखेंगे तो न्यूट्रिशन बेस काफ़ी रहता है इनका, कि चाहे वो मीट खा रहे हैं या फिर वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं, तो क्या हम अपने टेस्ट वाले बर्ड्स को न्यूट्रिशन वाले जो चैप्टर के साथ मिक्स कर सकते हैं? पॉसिबल है? एब्सोल्युटली है. मेरी कोशिश घर पे यही होती है जब मैं कुछ भी बना रही होती हूँ कि मैं इसको, मेरा नॉट फेवरेट बट वन ऑफ माई फेवरेट वर्ड इज एक्चुअली न्यूट्रिएंट डेंस. कि अगर कोई मील आप खा रहे हो, आप उसको न्यूट्रिएंट डेंस कैसे बना सकते हो. जैसे बच्चे खाते हैं, राइट, अपने छोटे बच्चे होते हैं, उनकी एपेटाइट तो दे हैव सो मच एपेटाइट, बट इतना ही खा सकते हैं वो, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो भर भर के खाएंगे. बट उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि वो जो खाएं, एंड दैट ऑल्सो अप्लाइज टू ओल्डर एडल्ट्स, कि उनकी भी एपेटाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो जितना खाएं उसमें हम पैक कर दें न्यूट्रिएंट्स को, कि जो बच्चे खा रहे हैं या जो बड़े खा रहे हैं. एंड दिस अप्रोच एक्चुअली अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस, कि जो हम खाएं उसे न्यूट्रिएंट डेंस कर दें, ताकि उसमें यू नो आपका like there's a lot of protein, there's a lot of good fats, there's good quality of carbohydrates, which is another chapter we'll talk about another day. जी मेरे को तो समझ में आ रहा है. अभी हमें 10-15 मिनट हुए हैं बात करते को, कि हर स्टेप पे इतने सारे पॉडकास्ट बन सकते हैं. आई मीन इट्स अ वास्ट टॉपिक. मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना सब कुछ बात करने के लिए हो सकता है इन चीज़ों के ऊपर. आई मीन आई एम रियली सरप्राइज्ड इसी मोमेंट के ऊपर ही. ये जो आपने जैसे टेस्ट वाला बोला कि हाँ ठीक है ये मिक्स हो सकती है, इसी के साथ ना एक छोटा सा और क्वेश्चन मुझे आ रहा है कि जैसे आपने वो बैलेंस डाइट वाला प्लेट बताया, तो दिस इज अ काइंड ऑफ लंच और डिनर टाइप में आप बता रहे हैं. तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि ब्रेकफास्ट में क्या चीज़ ज़्यादा लेनी है, कार्ब लेने हैं, प्रोटीन लेना है. गुड क्वेश्चन. सो जनरली स्पीकिंग दैट अप्लाइज फॉर ऑल मील्स, बट कंसिडरिंग कि आप मोस्टली बिजी पीपल हैं, राइट, बिल्कुल, अपने पास सुबह मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा एक ब्रेकफास्ट बना सकें. सो समटाइम्स ब्रेकफास्ट में वो पूरा आना, you know, for the full half plate of vegetables or fruit, sometimes it's hard. So उसमें कुछ examples ऐसे होते हैं कि जिसमें आप पैक कर सकते हो. You know, if you eat eggs for example, so you know you make like, you know, your veggie omelette for example with maybe a slice of bread or maybe a piece of fruit and then, you know, some nuts on the side, something like that, जिसमें आपको, you know, time भी, and you know it's a general statement I'm making. Again, there are people जो सुबह जल्दी उठ के पूरा प्रॉपर ब्रेकफास्ट बना के खाते भी हैं, and then there are people who are on the go, which is majority of the folks, कि जो on the go हैं, and then you know something they can quickly pack in their meal and then off they go for the day. Okay. एक और सब क्वेश्चन आ रहा है. मैं बता रहा हूँ ना कि इसमें इतने सारे सवाल हैं. I mean I don't know कि मैं क्या क्या सोच के आया था, क्या होने वाला है मेरे साथ. तो मान लो कि 3 मील्स हो गई हमारी मोटा मोटी, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर.
तो जो एक बैलेंस डाइट वाला आपने बताया, वो अगर बंदे को लगता है कि मैं चलो स्टार्ट करता हूँ इस चीज़ को, पर मैं एक मील पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ इसको, तो आप बताइए इन तीनों में से कौन सी मील पे उसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए? See, मेरा take is very different on this. My take is what works for you. ठीक है? अगर मैं कहूँ कि आप you know what, starting tomorrow focus on your breakfast, पर आपके पास टाइम ही नहीं है. You know, आपका काम शुरू होता है 6 बजे और आप ऑफिस में जाके 10 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो. So it is not practically possible for you. One step at a time is a good approach. कि भाई ठीक है, okay, you know, I'll start to focus on my meals to look more like a balanced plate kind of you know model. But आपके पास you know ज़्यादा टाइम है डिनर में. यूजुअली ऐसे ही होता है यहाँ पे. लोगों के पास डिनर में ज़्यादा टाइम होता है, सब पर टाइम पे ज़्यादा टाइम जल्दी हो जाता है उनका 5-6 बजे तो. एग्जैक्टली. तो समटाइम्स वो ही टाइम होता है व्हेन यू सिट विद योर फैमिली, यू मेक अ प्रॉपर मील एंड यू ईट इट. लंच में तो भगा भगा के पैक कर रहे होते हैं, बट डजंट मीन कि आप उसमें पैक नहीं कर सकते. इट रिक्वायर्स लिटिल बिट ऑफ द प्लानिंग कि आप कैसे प्लान करोगे. अ डे अहेड यू हैव टू प्लान एंड देन यू कैन, एंड वी डू दैट एनीवेज. अगर हम प्लान नहीं करते देन वी जस्ट पिक व्हाटएवर कम्स आवर वे, राइट? या दैट्स 100%. क्योंकि डॉक्टर साहब हम लोगों ने ना, हम देसी लोगों की बात करी, राइट? टेस्ट की भी बात कर रहे थे हम. काफ़ी लोग हम लोगों के जो होते हैं, आई नो आजकल तो नॉन वेजिटेरियन काफ़ी लोग हैं, इंडियंस भी जो हैं, बट एक ओवरऑल बर्ड आई पिक्चर देखे ना तो बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होते हैं हम लोगों वाले. और यहाँ जब वो फिजिशियन के साथ अपनी पहली मीटिंग करते हैं, उनकी ब्लड वर्क वगैरह होता है, तो एक B12 की डेफिशिएंसी वाला बड़ा मैटर बन जाता है. और मोस्टली फिजिशियंस भी यही पूछते हैं कि आप मीट नहीं खाते हो, तो बोलते हैं कि नहीं खाते हैं, तो उनको कोरिलेट कर देता है डायरेक्टली कि वो शायद इसी वजह से आपका B12, एंड देन उनको सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं या शॉर्ट्स लगाने पड़ते हैं. तो आपके अकॉर्डिंगली कि वेजिटेरियन रह के भी B12 को मेंटेन कैसे किया जा सकता है? सी दैट्स अ गुड क्वेश्चन चंदर. बट क्या होता है कि B12 जो है ना, उसके मेन जो सोर्सेज हैं वो एनिमल सोर्सेज ही हैं. उसके रेगुलर, like if you look at the vegetarian foods, उसके regular sources काफ़ी कम हैं जो कि rich हों in B12. Other factor for B12 is we call it intrinsic factor. मतलब आपकी gut कैसी चीज़ें metabolize कर रही है ना, उस पर भी impact करता है. Maybe you're eating enough from the diet, but आपकी gut में वो absorb नहीं हो रहा. So ये problem बुजुर्गों में और ज़्यादा आती है, because जैसे वो age होते हैं तो उनका intrinsic factors जो है वो you know it changes as well. Then ऐसे नहीं कि यंग फोक्स में प्रॉब्लम नहीं होती, बट एज वी एज इट बिकम्स इवन मोर एविडेंट. एंड देन समटाइम्स पीपल हैव मैल अब्जॉर्प्शन इश्यूज, राइट? कि खा रहे हैं बट लग नहीं रहा बॉडी. एग्जैक्टली. सो समटाइम्स इट विल बी दैट. Generally speaking, vegetarians do tend to be low in B12, and if there's a documented deficiency in the blood work, we do recommend a supplement. तो मतलब ऐसा कुछ रिच सोर्स है नहीं? रिच सोर्स वेजिटेरियन अनफॉर्चुनेटली नहीं है. The other thing which I would like to talk about is actually vitamin D. So vitamin D another जो nutrient है, which is really hard to achieve from diet as well. Like you know, वो फिर बोलते हैं सनलाइट एंड एवरीथिंग. सनलाइट से you know आपको vitamin D मिलता है. जब सनलाइट आपकी स्किन पे हिट करती हैं, सिंथेसिस होता है in our skin, तब vitamin D बनती है. But for that to happen, sun has to be a specific angle. अब रात को नॉट रात को, बट दिन में जाके 3 बजे धूप में बैठे हो गए तो नहीं मिलेगा आपको इनफ विटामिन डी. सो यू हैव टू सिट इन सन एट अ सर्टेन एंगल विद 75% ऑफ योर बॉडी एक्सपोज्ड टू सन विदाउट अ सनस्क्रीन. दैट डजंट हैपन वेरी ऑफ्टन. और उसमें क्या होता है कि और हम तो कनाडा में रहते हैं, राइट? तो एंड देन आवर स्किन कलर ऑल्सो मेक्स द एब्जॉर्प्शन लिटिल बिट डिफिकल्ट. So you know the darker the melanin जितना आपकी स्किन में बढ़ेगा उतना absorption of vitamin D difficult होता है. तो most of the times when I work with folks, I see कि vitamin D deficiency quite evident है, even if you're vegetarian or not, because उसके natural जो sources हैं are also limited. Although vitamin D जो है वो काफ़ी fortify किया जाता है कनाडा में. Like milk is fortified with vitamin D. Many dairy products are fortified with vitamin D. And otherwise, like rich sources are like salmon, you know, जो fishes होती हैं जो धूप में basically grow करती हैं. So, but that's another thing which I recommend. तो जो हमने अभी बताया सन वाला एंगल बताया, कौन सा टाइम होता है बेस्ट?
इट्स यूजुअली मॉर्निंग. अपने इंडिया में नहीं बोलते बाल सूरज. हाँ या जो छोटे बच्चों को जी. तेल लगा के मम्मियाँ धूप में बिठाती थी. तो वो उससे जब वो ऑयल की मसाज कर देते हैं उससे भी दिक्कत होती है? नहीं, ऑयल से नहीं होती, क्योंकि ऑयल इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी बैरियर फॉर सन एब्जॉर्प्शन, राइट. तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है. तो उसमें तो sunlight can easily pass from oil, right? Yeah, absolutely. Okay, perfect. अच्छा, इसी के साथ एक छोटी सी चीज़ और जुड़ती है. Yeah. कि एक बड़ा सा डिबेट चलता रहता है आजकल ऑनलाइन ना, क्योंकि आजकल ना मीडिया ऑनलाइन सोशल मीडिया ही बन के रह गई है, Absolutely. तो हमें उसी पर रिलाई करना पड़ता है. तो वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन की बड़ी एक डिस्कशन चलती रहती है, डिबेट चलता रहता है. आपको क्या लगता है कि ये एक कितना इम्पोर्टेंट डिस्कशन है एक डाइटिशियन पर्सपेक्टिव से? एक बार हम क्या वर्ड यूज़ करूँ उसके लिए, जैसे मान लीजिए हमारे जो बिलीव्स हैं, बिलीव सिस्टम, उनको साइड में कर देते हैं कि भाई हिंदूज नॉन वेज नहीं खा रहे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनको साइड में कर देते हैं. एक प्रोफेशनल डाइटिशियन के एंगल से आपको क्या लगता है कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन मेक एनी डिफरेंस, या हमें बैलेंस बना के दोनों चीज़ों को करना चाहिए? क्या आपकी राय है इसके ऊपर? मेरी राय पता क्या है? मेरी राय अगेन इंडिविजुअल है इसमें, कि आपको बिलीफ है. इट्स नॉट ओनली अबाउट रिलीजन और फेथ. बहुत सारे मेरे पास यंग बच्चे भी आते हैं जो वेजिटेरियनिज्म अडॉप्ट कर रहे हैं. एंड यू नो आई थिंक इट्स व्हाट मैटर्स टू यू. आपको क्या लगता है? बट वन थिंग आई वांट टू मेक अ पॉइंट इज कि आप मिस आउट नहीं कर रहे कुछ भी. इफ यू आर वेजिटेरियन, बीइंग वेजिटेरियन मैटर्स टू यू, आपका फेथ है, या आपको यू आर वर्किंग टुवर्ड्स animal welfare, it could be anything. It doesn't impact any of your nutrition status, basically, I would say. You can still make good, healthy choices. Being vegetarian, आपके पास बहुत choices हैं. आप still healthy, अच्छा खा सकते हो. हमारी generations, especially if we're talking about, being from India, generations काफ़ी vegetarian रही हैं. But the only problem which I would see as a dietitian now is कि हमारा जो combinations है ना food के, I feel sometimes they're not always the best. That's my 2 cents on it. जैसे हम अपनी तरफ से बहुत healthy बोलते हैं कि भाई आज हमने सिंपल कद्दू की सब्जी बनाई है और रोटी के साथ खाएंगे, बहुत अच्छा है ना. बट दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल दो. बट आप मोस्टली आलू की सब्जी रोटी के साथ खाते हैं, आलू चावल के साथ खाते हैं. सो कार्ब भी कार्ब के साथ खा रहे हैं. जनरेशंस ने खाया है. आलू के परांठे सुबह खाते हैं, और आलू के परांठे और आलू की सब्जी विद पूरियां खाते हैं. कार्ब एंड कार्ब फोकस. मतलब मेरे को ये लगता है कि उसकी वजह से ना जेनेटिक मेकअप ही चेंज हो गया है हमारा. लाइक इफ यू लुक एट आवर यंग फ्रेंड्स इन देयर 30s, आई वर्क विद सो मेनी फोक्स जिनको प्री डायबिटीज है, और दे आर ऑल डायबिटिक ऑलरेडी. And I'm like, what? This is our generations of eating a certain way. However, we do have choices where we make better, like combinations. जैसे हम दाल है, रोटी है, जो क्या है दाल है, उसमें कुछ लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से बनता है ना, और जो रोटी है उसमें भी कुछ लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं. जब उनको इकट्ठा खाते हैं तो वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाती है. सेम गोज विद दाल एंड चावल. उन दोनों में मिसिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं, बट जब उनको कॉम्बिनेशन में खाते हैं तो वो अच्छा बन जाता है, तो वो कंप्लीट बन जाता है. सो दैट इज वेरी स्मार्ट. हमारे जो जनरेशंस ने ऐसे कभी सोचा नहीं मैंने इस एंगल से. लुकिंग वेरी इंटेलिजेंट एंगल. वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट. सो मेरे को वो कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छे लगते हैं. आई से खिचड़ी इज वेरी अंडररेटेड. But that's very healthy, is it? खिचड़ी is very healthy. Like, अगर आप देखें कि, busy people, we don't have time. खिचड़ी में आप सब कुछ एक ही पैन में डालो और बन जाएगा. जितनी मर्जी दाल डालो, थोड़े चावल डालो. I always say focus more on the protein. So, मेरा फोकस दाल पे ज़्यादा रहता है घर पे भी. And then you... आपने एक बात पहले मेंशन करी थी, उसको इस खिचड़ी के साथ मिक्स करना, वो टेस्ट वाली जो बात मैंने कही थी. इसमें वो प्याज टमाटर काट के डाल दो खिचड़ी के अंदर, वो टेस्ट भी बन जाएगा. और बिल्कुल टेस्ट तो आप कैसे भी बना सकते हो ना. लाइक टेस्ट तो इज समथिंग विच वी अडेप्ट टू. ठीक है, मतलब आप
अगर आपको सर्टन टेस्ट की आदत है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा तेज नमक अच्छा लगता है, बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट हेल्पिंग यू, कोई कंडीशन है नमक नहीं खाना, आप उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली करते हो, लाइक यू आर कटिंग बैक ऑन योर सॉल्ट, तो आपका टेस्ट वैसे डेवलप हो जाता है। टेस्ट पे आप काम कर सकते हो, अब एक सर्टन एज पे आके होता है कि भाई टेस्ट मैटर्स, बट क्या वो इतना मैटर करता है कि आप यू कैन जेपरडाइज योर हेल्थ फॉर दैट, सो देन यू मेक दोज चॉइसेस। जब बड़े हो जाते हैं थोड़े से समझदार हो गए। या अंडरस्टैंड। आपने जितनी चीज़ें भी एक्सप्लेन करी ना ये वेज और नॉन वेज में, एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, बताना ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? क्या ये कहना ठीक है कि जो प्योर वेजिटेरियन डाइट को चूज करते हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है डाइटिशियन से कंसल्ट करने की एज कम्पेयर टू? नो, गुड क्वेश्चन। आई थिंक कंसल्ट करना तो इट डिपेंड्स कि आप आपकी विजन क्या है बेसिकली। आप डाइटिशियन से कंसल्ट क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरत है आपको, लाइक आर यू जस्ट ट्राइंग टू बी हेल्थी कि भाई मैं मेक श्योर कर रहे हैं कि जो भी मैं खा रहा हूँ इज मीटिंग माई रिक्वायरमेंट्स, है ना? और यू आर नॉट फीलिंग वेल और यू हैव सम कंडीशन व्हिच यू वांट टू एड्रेस विद अ डाइटिशियन। नहीं, कंडीशन को एक बार अपार्ट रख दो, सो नॉर्मल उसमें इफ मेरे को लगता है आपको डाइटिशियन से कंसल्ट करने की ज़रूरत इसलिए है इफ़ यू फील लाइक यू आर मिसिंग द मार्क, और आपको लग रहा है कि आप प्रॉपरली नहीं खा रहे हो या बहुत बिजी हो, आपके पास टाइम नहीं है मील्स प्लान करने का, एंड देन बट यू अंडरस्टैंड कि भाई इट इज़ इम्पैक्टिंग माई हेल्थ, हाउ कैन आई मेक बेटर चॉइसेस? यहाँ रोकूंगा आपको थोड़ा सा। है कुछ सिम्टम्स ऐसे जो आदमी को पता चल जाते हैं कि ये 3-4 तरह के ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, तो इसका मतलब डाइट पूरी नहीं हो रही है? या सो सबसे नंबर 1 तो एनर्जी लेवल्स ही होता है ना, थक जाते हैं कि आप थका फील करते हो। समटाइम्स पीपल फील कि जब रोटी खाई, खाना खाया, उसके बाद जस्ट टायर्ड, इमीडिएटली दे फील टायर्ड। कोई डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, समझ में आ रहा है कि भाई कुछ खा रहे हैं बट नॉट फीलिंग द बेस्ट। सो मेरा जो एक कीवर्ड है ना चंदर, विच आई रियली गो बाय इज क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना? दैट इज अ पैरामीटर। कि कई बार लोग फिक्सड होते हैं कि भाई मेरे को वेट कम करना है, मेरे को इतना वेट करना है, बट मैंने व्हाट इज द टारगेट, अचीव क्या करना है आपने? अचीव तो क्वालिटी ऑफ लाइफ करनी है ना, है ना? कई बार नंबर कुड बी लिटिल बिट अप एंड डाउन, बट इट डजंट डिक्टेट एनीथिंग इफ यू आर नॉट फीलिंग योर ग्रेटेस्ट। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो व्हेन यू फील कि भाई आपको एनर्जी लेवल्स लो है, यू नॉट स्लीपिंग वेल, ब्रेन फॉग है, पीपल फील कि ध्यान नहीं लग रहा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हो पा रहा है या कुछ ऐसा, देन यू गो बैक एंड फील ओके, डू आई ईट वेल, डू आई नीड सम हेल्प टू सीक कि मैं कुछ किसी चीज़ पे काम कर सकता हूँ टू मेक थिंग्स बेटर। सो आई थिंक दैट्स द अप्रोच रिगार्डलेस ऑफ योर वेजिटेरियन और नॉट। इफ यू फील लाइक you're not feeling 100%, you're not experiencing the greatest quality of life, that's your sign maybe to talk to someone and get some help. ओके। Yeah. एक थोड़ा सा ना बिल्कुल हटके इंटरेस्टिंग सा अगर आप अलाउ करो तो क्योंकि मैं खुद जैसे पॉडकास्ट करता हूँ तो मैं पॉडकास्ट देखता भी बहुत हूँ, कुछ इंग्लिश पॉडकास्ट भी हैं, कुछ हिंदी पॉडकास्ट भी हैं, और आज के टाइम पे ना ये लोग बहुत आते हैं, जैसे जो हेल्थ रिलेटेड प्रोफेशंस हैं ना, जैसे डाइटिशियंस हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, या आपके जैसे आपके आजकल ये जो सेक्सोलॉजिस्ट वाला चैप्टर है, ये भी बहुत लाउड हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। और इवन कई हमारी मूवीज़ के अंदर भी कई बार इसको फनी तरीके से बताया जाता है कि जैसे जो वुमेन हैं या लेडीज़ हैं वो एक जैसे कमेंट भी करते हैं, बोले कि पति के प्यार का रास्ता पेट से होके जाता है। कई मूवीज़ के अंदर भी इसको दिखाया जाता है। तो बीइंग अ डाइटिशियन, हाउ डू यू think about the diet and the sexual life of person? I think it's about your overall health. Okay. Unless again, as I said before, if it is like a special connection, किसी को कोई deficiency है for something, like sometimes people have hormonal issues, right? It goes to both female and males. Okay. Then it's a different area of trajectory. It's about happiness. Are you talking about this? Yeah, you can. I don't know if happiness, I can quantify happiness. Happiness is a feeling, right? It's not something which you can put on a scale or you can put on a blood work, right? So, but when you talk about the overall, I would talk about overall health. And then hormonal issues exist both in males and females, and then that requires special attention. That makes sense. Even बहुत सारे ऐसे foods हैं,
आई डोंट नो टैबू की तरह यूज़ कर रहे हैं कि क्या कैसे है, बट बोलते हैं कि ये चीज़ खाने से यू नो हस्बैंड वाइफ की जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसमें वो डाउन हो जाएगी. कुछ फूड ऐसे आइडेंटिफाई किए हुए हैं, बोले वो उनको खाने से इम्प्रूव हो जाएगी. Some foods do have implications, yes, like they can impact again your hormonal. Like fertility पे तो I understand. Yeah. 100% fertility पे तो impact आ सकता है. Yes. But I am more interested in the relationship. I think I don't know if relationship पे if that makes a huge impact. If you're generally healthy and happy and you consider each other's emotions and you pay attention to each other's emotions, I think that's more important. तो happiness index से ही connect कर सकते हैं उसको, क्योंकि अगर अच्छा food खा रहे हो तो if you're healthy, you have I feel this is a part of any relationship, but communication, being respectful towards each other and understanding each other's emotions is one of the main things, right? Yeah. अब कुछ ऐसे बात करते हैं कि जैसे आपने बोला कि कुछ इलनेसेस भी हैं, लाइक क्रिटिकल काइंड ऑफ, डायबिटिक है कोई, या इवन हार्ट डिजीज भी काफ़ी डाइट से इम्पैक्ट होती हैं. ओबेसिटी है एक बहुत बड़ा फैक्टर है. तो कुछ ऐसे फूड्स हैं जो irrespective of anything कि उसको अवॉइड कर देने चाहिए. Yeah, good question. So generally I say, अगर आप कोई फूड लेने जा रहे हो मार्केट में, आजकल चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं. जी. बहुत चॉइसेस हैं. जी. और जब आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हो, इफ़ यू डू, मैं पढ़ती हूँ बिकॉज ट्राई करता हूँ, या इट्स माई प्रोफेशन और समथिंग, बट आई डू. अगर उसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट मेरी बहुत ही ना एक नाइव मेरा मेथड है, इफ इट गोज बियॉन्ड दिस, if the list is bigger than my little pinky fingers this part, I think this is too much. It's a very naive method. It could be, and doesn't apply to everything, but if you talk about like multi-grain bread which has like 12 grains, it doesn't apply to that, of course. But generally speaking, इतने additives, preservatives डाले होते हैं foods में, especially the boxed, processed, canned, ready to eat foods, जो आजकल बहुत prevalent हैं because of convenience. We don't always have time, and that's the fact. We go for convenience foods. But if you ask me for a rule of thumb, I generally try to stay away from processed, packed, pre-prepared foods which are loaded with sodium, loaded with like different preservatives, different chemicals. So I think you hear that a lot, right? Yeah, इसीलिए शायद हमारे पेरेंट्स, खासकर साउथ एशियन जो पेरेंट्स हैं, वो बोलते हैं कि पैक्ड फूड ज़्यादा अच्छा नहीं होता. हम कोशिश तो खुद भी घरों पे ही करते हैं ना कि हम बनाते हैं फूड, एंड देन इट्स नॉट ओनली जस्ट आवर एथनिसिटी, इट्स एवरीवेयर. पीपल डू ट्राई दैट कि स्क्रैच से खाना बनाते हैं मोस्टली लोग, बट अगेन यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि सबके पास इक्वल टाइम नहीं है. सम पीपल आर डूइंग मल्टीपल जॉब्स. आई वर्क विद सो मेनी यंग फोक्स जो लेट 20s में हैं, लेट अर्ली 30s में हैं, सिंगल लड़के हैं जो they're working so hard for themselves, trying to make a livelihood in a different country, but they don't have time to make meals. They don't have time to always cook meals, right? मम्मी ने कभी ऐसे, मम्मियाँ अपने इंडिया में usually that is not something you teach your sons. हाथों में रखते हैं उनको कि उनको तू खाना बनाएगा, right? तू रहने दे, तू बस खा ले. But जब you're on your own, ये तो लाइफ स्किल्स है ना, जैसे आपको सब कुछ करना आना चाहिए. दिस इज अ लाइफ स्किल, यू हैव टू, एग्जैक्टली, राइट. अच्छा डॉक्टर साहब, एक ना इसी से रिलेटेड एक, क्योंकि हमने पैक्ड फूड की बात करी, एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन रहती है सभी को ही, और वो कन्फ्यूजन क्या है कि जो पैक्ड फूड के ऊपर एक बेस्ट बिफोर डेट होती है, एक वो एक्सपायर डेट होती है, एक्सपायरेशन डेट जो होती है, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती है. वुड यू लाइक टू ऐड योर व्यू? या श्योर. सो डिपेंड करता है चंदर कि बेस्ट बिफोर, यूजुअली बेस्ट बिफोर ही होता है फूड्स पे. एक्सपायरी कम होती है. बेस्ट बिफोर जनरली स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन समथिंग विच इज पेरिशेबल वर्सेस नॉन पेरिशेबल. जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कैंड फूड है या थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज कि पेरिशेबल और नॉन. या सो पेरिशेबल फूड्स हैं जो खराब हो जाएंगे विद इन लाइक अगले हफ्ते 2 हफ्ते में, जैसे ब्रेड्स हैं, आप पैक ऑफ बन्स लेके आते हैं. इट कुड बी जो प्रेपरेशंस हैं विदाउट नॉट अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ ना, कि उनके 10 दिन 15 दिन डिपेंडिंग अपॉन, दूध भी हो गया जैसे उसमें ना, कि वो एक टाइम तक सही रहेंगे फिर खराब हो जाएंगे. एंड देन
comes the non perishables जो कि खराब ही नहीं होंगे, जैसे cereals हैं for example, canned beans हैं, you know, sauces हैं, things like that. For frozen things, like, you know, we buy a lot of frozen things up in Canada, right? बहुत rely करते हैं frozen पे. If things are appropriately kept as per the instructions कि भाई okay, freeze it in -18 for whatever the time is. Generally speaking, these things are safer to go a little bit beyond, depending upon if it is not like meat product or like, you know, has like actual animal skin in it. Otherwise, you know, just say milk products हैं, if you talk about cheeses or yogurts, they generally stay good up to the best before dates, and then after that अगर आपने उसको properly जैसे for example आप ग्रोसरी स्टोर से लेके आए, चीज़ लेके आए आप, और आपने सामान खरीदा, उसके बाद आप कहीं चले गए, यू नो, 4-5-6 घंटे वो गाड़ी में पड़ा रहा, एंड इट्स नॉट विंटर, इट्स समर, तो उसकी कीपिंग क्वालिटी पे डेफिनेटली इफेक्ट आएगा. एंड यू विल सी, अगर मैं फ्रिज में भी रखा है, जाते ही रखा है, तो वो खराब हो जाएगा. तो उस पर डिपेंड करता है. सो यूजुअली जनरली रूल ऑफ थंब इज बेस्ट बिफोर, इफ इट इज लाइक, यू नो, like dairy products for example, like cheeses, yogurts, or आपकी, you know, I would say mostly around dairy. There's dairy and there's non-dairy too, right? आजकल बहुत almond milk, ये सब milk चलते हैं, different milk चलते हैं. But if it is like something which is dry, जैसे bread है for example, and आपने उसे आते ही फ्रिज में रखा है at the right temperatures, जो best before date होती है for breads, it is generally for outside. कि रूम टेम्परेचर पड़ी है. बट इफ यू स्टोर इट इन द फ्रिज, मेरा रूल ऑफ थंब है थ्रो देम इन द फ्रीजर, आते ही फ्रीज कर देती हूँ, बिकॉज वी ओनली ईट सो मच ब्रेड, राइट? एंड देन व्हेनेवर यू नीड वन, यू पुट इट इन द टोस्टर एंड देन इट्स ऑलवेज फ्रेश लाइक दैट. So I usually prefer to freeze things if I am not going to use them in like. Then best before का कोई चक्कर नहीं रहेगा. Best before, then it becomes like if you have stored it at a temperature जहाँ पे -18 के below, a lot of the bacteria can't grow. तो best before की डेट को से आगे तक भी यूज कर सकते हैं उनको, is it? Exactly. Okay. But again, you want to check, right? You want to make sure it is. Okay. Yeah. Okay. Because there are some serious food illnesses which happens because. You know. Perfect. डॉक्टर साहब अभी दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे. फूड आइटम ही है वो एक तरह के, तो 1 by 1 लूँगा मैं उनको. एक तो जो स्वीट जो भी स्वीट चीज़ें हैं, मैं मिठाई वर्ड यूज़ करता हूँ, चलो ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएगा समझना, कॉन्टेक्स्ट देना आसान हो जाएगा. कि हमारे पुराने लोग तो बहुत मीठा खाते थे, मिठाइयाँ भी खूब खाते थे, राइट? और आजकल लोग जो है वो चीनी बंद कर देते हैं, शुगर बंद कर देते हैं, एवरीथिंग सब कुछ है. उसके बावजूद भी आजकल बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, और उन लोगों को बीमारियाँ इससे रिलेटेड तो नहीं होती थी, राइट? समझ रहे हो? क्योंकि ज़्यादा तो हाथ पैर टूट गए, किसी का कुछ यही सुनने में आता था, बट दूसरी तरह की बीमारियाँ नहीं, तो मीठा इतना खाते थे, राइट? इसको कैसे देखते हो आप? सो चंदर, अब वी आर कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस. I think it's not even apple orange, it's a very different combination we're trying to compare. ठीक है, अपने पुराने लोग मीठा, पता है मीठे में क्या होता है बेसिकली? एनर्जी होती है. एंड अपने जो generations हैं, we're talking not our parents but even our before our parents, like our grandparents, right? इतना मतलब physical काम था उनका कि वो तो 8-8 10-10 घंटे तो वो खेत में काम कर रहे हैं. मोस्टली लोगों का जो काम था, ऑक्यूपेशन था, वो फिजिकल था. 8-8 10-10 घंटे उनको तो एनर्जी चाहिए टू सस्टेन द डे, राइट? तो इतना काम कर रहे हो आप, अपने को दिन में आधा घंटा निकालना पड़ता है, जो भी सबके पास एक्सक्यूज है ना निकालने के, टू गो डू सम फिजिकल एक्टिविटी. वी आर सिटिंग ऑन डेस्क्स ऑल डे डूइंग टिक 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 विद आवर कंप्यूटर्स, सो वी डोंट हैव टाइम फॉर फिजिकल एक्टिविटी. ठीक है ना? तो उसका एक कंपैरिजन, वो फेयर कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज अपनी अब जो लोग हैं जो अभी भी उतनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हु आर वर्किंग 8 hours 10 hours ऑन देयर फीट, वर्किंग लाइक, यू नो, पीपल हु आर डूइंग कंस्ट्रक्शन फॉर एग्जाम्पल, इतना हार्ड वर्क करते सारा दिन, यू नो, सामान उठा के जा रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन देयर मसल्स ऑल डे. उनका कंपैरिजन भी नहीं है सेडेंटरी पीपल से, राइट? सो दैट्स वन थिंग. द अदर थिंग इज द जेनेटिक मेकअप, एज आई स्पोक, कि जो हमारी लाइक, यू नो, एंड इट्स नॉट ओनली लाइक, यू नो, साउथ एशियन फोक्स आई वुड से, बट मोस्टली इंसिडेंट्स लाइक जैसे डायबिटीज है फॉर एग्जाम्पल, इतनी प्रेवलेंट हो गई है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एपिडेमिक राइट नाउ. सो वो जो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो हमारा जो जेनेटिक मेकअप चेंज हुआ है, उसकी वजह से भी वी आर सीइंग दीज प्रॉब्लम्स एट अ यंगर एज एज कम्पेयर टू आवर यू नो generations बिफोर अस. तो वो भी एक फैक्टर है. द लाइफ स्टाइल इज अनदर फैक्टर.
So those two things I think make a huge difference. तो मतलब ये बात हो गई कि इट्स नॉट जस्ट कि व्हाट वी आर टेकिंग इन, Yeah. उसके बाद एक स्टेप है कि कितना एब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी में, एंड देन थर्ड स्टेप इज कि आप बॉडी से बाहर क्या निकाल रहे हो. Exactly. तो आप कितना physical activity करते हो, right? And then like I Makes work with sense, people who are so physically active, they're athletes, they are into strength based training, जी, you know, जी, तो वो तो खाते ही है ना, उनको तो you know, अब अगर आप 3-4 घंटे दिन में एक्टिव हो completely, like you know, working on the weights, ये नहीं कि आप you know strength bearing exercise कर रहे हो, but people work in those professions too ना, जिसमें okay. बहुत physically active हैं. थोड़ा ट्रबल मेकिंग सवाल पूछ लूँ. हाँ जी प्लीज. जैसे हमने मिठाई की बात की ना, नेक्स्ट नंबर है अल्कोहल का, क्योंकि वो लाइफस्टाइल के अंदर घुसी हुई है, Yeah. राइट. मतलब मिक्स से हैं पर्सपेक्टिव्स मार्केट के अंदर. कोई कहता है कि एक सर्टेन लिमिट के अंदर पियो तो इट्स एक्चुअली गुड फॉर योर बॉडी. कुछ कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए. तो बीइंग डाइटिशियन, राइट, आपको क्या लगता है अल्कोहल का क्या होना चाहिए? Yeah, good question, Chandar. I think it's very relevant to probably our audience. जी जी. So alcohol. अभी recently एक study आई है, ओके guidelines आई हैं, ओके जिसने बहुत strong correlation दिखाया है alcohol consumption and cancer का, ओके. which is regardless of the kind of cancer. But you know, alcohol is part of social life as well. You know, it depends on how you take it, and you know, the other thing is how frequent you are and how much you're drinking. That makes an impact. So disclaimer तो आ ही गया ना कि it is not good for health. Everyone knows that. But on your other note which you made, ki some people believe it is good for health. So for example, red wines, they have a component called resveratrol, which is antioxidant. Yes. Right. Okay. So that's some people's excuse of you know that okay, you know, we'll have red wine because it's antioxidant in nature. Like apple a day, like a cup of wine, right? Yeah, but not a day. Maybe like you know once or क्या twice. वीक में क्या एक वो होती है कि जो सेफ अगर क्वांटिटी देखें? So safe agar quantity, like you know, as per the recent regulations, they're saying stay away. But if you talk, like generally speaking, it's few drinks a week. Like and that too, you make choices which are not sugary. You know, drinks which are really low in sugar and then you pair it with the foods which are not impacting your liver directly. So you're eating it something. So it's not just खाली पेट नहीं कहते जैसे. Okay, that makes sense. तो मतलब कि वैसे तो देखा जाए तो आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से इसको थोड़ा कंट्रोल करके चलना चाहिए. Absolutely. क्योंकि हम फूड भी तो इतना हेल्दी नहीं खा रहे हैं. Yeah. अगर ऐसा होना कि हमारी बाकी डाइट पूरी हेल्दी है एंड देन वी आर हैविंग फ्यू ड्रिंक्स अ वीक और समथिंग, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाता है उस चीज का. Yeah, but also like you know, considering the research, we do see the implications as well, right? फूड एब्जॉर्प्शन, नॉट फूड, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के अंदर भी दिक्कत करता है आपको. अगर आपको लिवर इम्पैक्ट कर रहा है तो फिर तो सब कुछ ही इम्पैक्ट कर रहा है ना, बिकॉज लिवर इज द पावर हाउस वेयर न्यूट्रिशन सारा आपका बेसिकली एब्जॉर्ब होता है, एनर्जी स्टोर होती है. सो व्हेन पीपल एक्चुअली यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड लिवर cirrhosis, right, जो अल्कोहल की वजह से हो जाता है, तो दैट्स अ डिफरेंट ट्रैजेक्टरी. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, राइट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट how much is good. So I would say stay within your limits, and there's no recommendation. So you make your own decision based on you know your own mind and what matters to you the most. नहीं सही है. मतलब कुछ 2-3 टर्म्स के बारे में भी पूछना. हाँ जी. आजकल बड़ी फैंसी टर्म्स चलती हैं डाइट्स को लेके, जैसे कीटो, पैलियो और वेगनिज्म. वेगन तो चल ही रहा है. थोड़ा बताओ कि क्या होती हैं. सो कीटो डाइट होती है जो, उसमें बेसिकली होता है कि आपका जो मेन 3 फूड मैक्रो न्यूट्रिएंट जिसको बोलते हैं, तो वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. तो जनरली स्पीकिंग जो हमारा रेगुलर डाइट्स हैं उसमें कार्ब सबसे ज़्यादा होते हैं, यू नो, फॉलोड बाय प्रोटीन, फॉलोड बाय फैट्स. बट जो कीटो स्टाइल है उसमें कार्ब्स बहुत थोड़े होते हैं. सो जनरली लाइक 10 to 20% ऑफ योर डे, मोस्टली पीपल स्टिक टू 10% of your total consumption जो दिन में आप खाते हो from carbs, rest from fat and protein. तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो
रेगुलेटरी सिस्टम है ना, एनर्जी सिंथेसिस सिस्टम और whatever you call it, वो चेंज हो जाता है फ्रॉम ग्लाइकोसिस टू कीटोसिस. तो ओके या आई कैन कनेक्ट. ये पढ़ी थी प्रोसेसेस जो मैं भी पढ़ रहा था तब. या दैट मेक सेंस. कुछ ऐसा है कि शायद कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की तरफ जाना शुरू हो जाता है डाइट इसमें कीटो वाले एंगल से, ऐसा कुछ है? नहीं, लोग जो कीटो करते हैं वो मोस्टली वेजिटेबल्स को ही स्टिक करते हैं फॉर द सोर्स ऑफ कार्ब. एंड द फ्रूट्स एज वेल, इज इट? नो, नॉट मेनी फ्रूट्स, बिकॉज फ्रूट्स में काफ़ी ज़्यादा फ्रक्टोज है, हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है. तो जो क्योंकि देन आपका जो recommended kind of you go out of ketosis then basically. So आप कीटोसिस में रहते नहीं हो. कीटोसिस मीन जब आपकी बॉडी एक सर्टेन लेवल ऑफ कीटोन्स मेंटेन करती है. बट एज अ डाइटिशियन वी प्रैक्टिस evidence based nutrition, right? So उसमें क्या होता है कि I would make recommendation for something which has lot of research, जिस पे research हुई है not only in animals but also on humans. Every time the research happens we get the same results. That's what we call the evidence based nutrition, जो highest quality evidence होते हैं. तो उसके according keto works on kids with epilepsy. Other than that, there's a lot of research going on in different areas, but there's no solid, conclusive evidence yet. So people do it out of their choice. They feel like, oh, I'm losing weight, or I'm, doing whatever they want to do in terms of their nutrition goals. But it is not always, first of all, sustainable. People come back. It impacts your kidneys too, because the byproducts हैं वो different हो गए now. जो आपकी body used to नहीं है. Brain feeds on carbohydrate like through glucose, right? So it's a lot of things. जो if people want to go on keto, they need to consult with someone. And just don't make a choice. What about paleo? I'm saying correct? You're saying it right. Paleo. There's paleo. There's Mediterranean. There's Dash. There are like so many. It's honestly hard for me to keep track now. Every day you open up the internet, नया होता है. But eating balanced, like with the way we spoke earlier in the our talk, never goes out of fashion. I'd say general rule of thumb is ki the balance which we spoke about, and try to incorporate more colors. I'm not talking about M&Ms and things which have artificial colors, but more colors from fruits and vegetables, because all these colors means different antioxidants. So you're incorporating lots of good nutrients packed with different colors, like polyphenols, which are antioxidants, from blueberries, different color from apples, different color from like your broccoli. All these colors are antioxidants which improve your health. जितना अभी आपने एक्सप्लेन किया ना कीटो और उसके बारे में, मुझे बड़ी अच्छी लगी एक्सप्लेनेशन उसकी जो आपने बताया कि इट्स अबाउट व्हाट यू आर टेकिंग इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, राइट? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कैल्शियम की तो बड़ी डिफिशियंसी हो जाती होगी उन लोगों को. फिर कैल्शियम का तो कोई सोर्स ही नहीं बचा फिर अगर वेजिटेबल्स और उन पे जा रही हैं सब चीज़ें, राइट? नहीं, मतलब समटाइम्स पीपल ईट लाइक जैसे green leafy vegetables हैं, for example spinach है, kale है, they are good source of calcium. Or sometimes people eat in keto really high fat cheeses, जो कि fat content ज़्यादा है, but they're still eating cheese, which is again a good source of calcium. So it's not always challenging, but again you have to pay more attention. अब जैसे vegan है, रिकमेंडेड होती है कि कोई भी बिना सोचे समझे वीगन डाइट को स्टार्ट कर दे चूज करना? Vegan actually again it's a choice, right? Being vegan is your choice. And vegan, like I'll maybe pause for a second and explain. So vegan is when people don't eat any animal product. So not only meat but milk, eggs, honey even. Those yes, so वो vegan होते हैं जो कुछ भी animal का by product नहीं खाएंगे. So it goes beyond meat. But it's again, it comes down to your choices. Everyone is entitled to have their choice. But if you choose to adapt these lifestyles, you need to pay more attention on, what are you eating? Are you meeting your requirements? Are you eating enough protein? It becomes challenging, but it is not like, impossible to achieve your nutrition from your food. This is exactly where I was coming from. क्योंकि अगर कोई आज के दिन क्या है कि सोशल मीडिया पे देखा कि वो कर रहा है फॉलो, तो हम भी करना शुरू कर देते हैं. Right. तो क्या वो कहीं अलार्मिंग सिचुएशन में भी आ सकते हैं इस तरह की चीज़ों से? Absolutely. Like, I would also like to make this point, very clear that
try to not follow the gurus. People you see on social media 4 kilo 5 kilo lose kiya, and they're like, what, forget about everything else, follow me, I'll tell you what to do in life. And then people just photos लगाते हैं ऐसी before and after, right? And then जो mostly client audiences है वो बहुत attract होती है इन चीज़ों से, इन claims से, and then they would try to follow everything. Okay, what, tomorrow don't do this, don't do that, but you don't pay attention कि आपका, I call it a cocktail, Chandar. Okay, everyone is a different cocktail, I say. अब हर एक को कोई ना कोई तो health condition होती है ना. So अगर जो चीज़ें mix करते हो आप, some people have hormonal health, they have diabetes, they have something, and they are following the advice of someone they saw on social media and thinking like, what, this person did it. You don't know what this person has in terms of health conditions. और आप follow कर रहे हो उनकी advice, it could be harmful to you, and you follow the advice of someone who's not supposed to be giving recommendation, and they're not regulated, they never went to school to study nutrition or something, right? But they just seem too good to be true, and then you follow them, and so that's where you use your own mind and you make your own decisions, which makes sense to you, because nowadays everyone is very smart. What could be actual reality versus too good to be true. So just use your own gut, and just don't assume if that worked for you, it will work for me as well, because you have different something, I have different something. So 100%. 100%. डॉक्टर साहब, टाइम का पता ही नहीं चल रहा है, बैठे बैठे I know. 1 घंटा होने को आया है. तो बल्कि मैंने सोचा था कि ओबेसिटी पे भी बात करेंगे, पर मुझे लग रहा है वो थोड़ा लंबा टॉपिक है. पर ख़त्म करने से पहले 1-2 छोटे टॉपिक मैं उठाऊंगा. Absolutely. क्योंकि एक तो मुझे बहुत ज़रूरी उठाना है, उसके बारे में बात करनी है. क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा ये बायोटेक का और मतलब हेल्थ वाले सेगमेंट से रिलेटेड रहा है. Right. तो उस वजह से मेरे नेटवर्क के अंदर भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं. इवन इंडिया में बात करें या कहीं और करें, इवन पॉलिसी मेकिंग वाले बंदे भी हैं. वन ऑफ यू एज वेल, राइट? जो आपने कॉलेज का नाम लिया, यू आर वन ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर इन कॉलेज एज वेल, राइट? तो अब मैं बात करने वाला हूँ प्रेगनेंसी की. जो डिफ़िकल्टी इन प्रेगनेंसी इन दिनों आने लगी है पिछले 5, 6, 7, 8, 10 सालों से, तो उस लोगों को मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ बात को, ताकि हम टाइम को भी बचा लें. तो बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल भी ये बोलते हैं कि ये सब फूड हैबिट्स की वजह से हो रहा है. डू यू थिंक दैट कि इस वजह से हो रहा है? I don't think that it is only because of food habits. You'll bring a mental health as well? No, I mean, it's so many things, right? I feel like we women are blessed with, like, of course, one of the biggest blessing for the woman is to have a child, to bear a child. 100%. But on the same hand, इतने hormonal issues भी होते हैं women को, जी. which makes it sometimes harder than, again, person to person vary करता है. कि someone might be going through some hormonal issues. Someone might have ovarian syndrome, like polycystic ovarian syndrome, which makes it harder for them to have their regular periods, and then conceive, and then have a healthy, successful pregnancy. So these factors, I think, make a big impact. I won't pinpoint it specifically to just food, but again, being healthy, being overall fit is never a bad idea. Again, डॉक्टर साहब, मैंने इस बात को जानबूझ के इसमें डाला है. और सच में मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है. और रिजल्ट इसके बहुत पॉजिटिव आए हैं. व्हेन पीपल आर शिफ्टिंग टू अ हेल्दी डाइट और समथिंग, उनके रिजल्ट आने स्टार्ट हैं. मतलब कि 4, 5, 6 साल उनका जो लाइफ, देखो, नो डाउट अल्कोहल स्मोकिंग इज द बिगेस्ट थिंग. ठीक है, इवन आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अगर डिफिकल्टी है आपको, तो वो सबसे पहले बोलेगा कि आप स्मोकिंग क्विट करो, अल्कोहल को कंट्रोल करो, फॉर द मेल पर्सपेक्टिव. और फीमेल की उस पर जब सजेशंस की बात आती है, देन उनकी फूड हैबिट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको बोला जाता है कि आप वेजिटेबल्स पे ज़्यादा आ जाओ, एंड एवरीथिंग, मे बी फॉर देयर फॉलिकल हेल्थ. सो गुड पॉइंट. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई मेंशन्ड विद हार्मोनल हेल्थ, right? When people, so I want to take an example. For example, someone has PCOS, for example. We just spoke about polycystic ovarian syndrome, right? And it's not कि वो क्या खा रहे हैं that is making them hard to conceive or whatever. But if they are being more aware of their own health, they are paying attention to how
their bodies reacting to certain foods, they are overall healthy. That means their period will be more regular. They're better control of their hormonal health, and then of course that increases the chances of pregnancy. So ultimately it tapers down to your your hormonal health. Your fertility is of course very much related to your hormonal health. 100%. That And makes then sense. of course being healthy, being fit, as I said, never goes out of style. 100%. लास्ट के अंदर एक चीज़ को और मैं जानना चाहूँगा. जब भी हम डाइट की बात करते हैं या न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जनरलाइज सी बात करते हैं, बट आई लाइक इट कि आपने वन पॉइंट पे पॉडकास्ट में ये मेंशन भी किया था, एज रिलेटेड डाइट, राइट? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है क्योंकि कोई नहीं सोचता है इसके बारे में. लेट्स सी कि एक 50 साल का बंदा कोई वीडियो देख रहा है, राइट? वही किसी गुरु का, और वो बंदा बता रहा है 25-26 साल के बंदे के हिसाब से डाइट, और वो भी उससे इन्फ्लुएंस जाता है, वो भी स्टार्ट कर देता है. आजकल ऐसा ही चल रहा है. तो इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि डाइट, न्यूट्रिशन, एज फैक्टर वो है. Absolutely. तो मैं आपसे क्या जानना चाह रहा हूँ, आई नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर हम इसको डिवाइड करें, एज वाले उसको अगर हम इसके ग्रुप्स बना लें, तो कौन सी एज के बाद हमें अपने फूड स्टाइल को या फूड हैबिट्स को चेंज करना स्टार्ट कर देना चाहिए? ऐसे कुछ बेंचमार्क्स हैं? So I speak about aging a lot, Chandar. It's one of my area of expertise. Okay. Like I did my Ph.D. in geriatric nutrition, in human nutrition and dietetics, right? So मैं जब से मैं practice में हूँ, older adults के साथ मैंने बहुत काम किया है. But it again comes down to how you're feeling. So that's always the number one. ठीक है. Before I go make any categories, कि आप कैसे कर रहे हो, like how are you doing overall health wise? You might be 70 years old and have no health condition, and whatever is working for you, I'll be like, what, keep doing that. जो आप कर रहे हो वो आपके लिए work कर रहा है, you are healthy, you have no condition, you are completely fine, right? Otherwise, if you talk about someone who is younger but have several health conditions they want to work on, right? Then उनके लिए वो age वाला category doesn't really apply because it is case to case basis. But generally speaking, if you ask me to broadly kind of distinguish, we talk about pediatric nutrition, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, growing age, of course starting from babies until you hit your puberty, up to the age of 18 when you're kind of becoming like a grown man or woman. उसके बाद then we talk about adulthood, so 18 to anywhere, like in Canada we say older adults are 65 plus, but it could be again conditional depending on how you're aging. Some people age beautifully, some people age so well, they are paying attention अपनी health को लेके right from the beginning. एक दिन तो overnight तो कुछ नहीं होता ना, like we have examples in the family with the discipline in the life, you'll see that people age so well that even in their 70s they're just fine, they have the same energy level, they are doing their life just like a 40-year-old. But how you lead your life is a big factor. It's not only what you, I always say, मेरा जो लोगो है ना मेरे Nav Nutrition Dietetics का, जब मैं बैठी थी उसको बना रही थी, मैं सोच रही थी कि what could be my tagline, and हमेशा मैं ऐसे ही रेफर करती हूँ, I say it is a puzzle. So my tagline is let's solve the nutrition puzzle together, because I feel like it's not only one thing कि आपने क्या खाया, कि okay you're done with that. आपने क्या खाया, like what your nutrition intake is, how much physical activity you are doing, and I say it, did you eat today? If the answer is yes, you gotta move. ऐसे नहीं कि भाई okay 1st January आएगी फिर उसके बाद gym की membership लेंगे. You don't have to make things complicated or fancy. You could be just doing workout right here in your basement, right? So things don't have to be fancy, unachievable, but realistic, doable. Your hydration, your sleep, and the other thing, the 5th part of my puzzle is being in the moment. Sometimes we focus too much on the past or the present, and then or sorry, not present, but I mean the future. The gratitude is very, very important. Gratitude towards your body. Some people and lots of us do have issues with the body. Something is going up and down, but still having that gratitude that thank you body, you are doing your best to give me a good quality of life, and having that peace with your own health and with your own mind.
goes a really really long way along with the other factors. Okay, perfect. डॉक्टर साहब, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम जहां आप एक बार अपने क्लिनिक का नाम पूरा बताएं, प्लस ये बताएं क्योंकि हमने देखा ब्रॉडर एस्पेक्ट्स को कवर करती है ये इंडस्ट्री. तो व्हाट you do in that clinic कि किन किन चीज़ों को टेक केयर करते हो? Right, thank you Chandar. So मेरी private practice है under the name of Nav Nutrition Dietetics. Nav is from my own name, Navita. And मेरी practice mostly is on chronic disease management. So I work virtually across whole Ontario. Okay. That's the way licensing works. I can see anyone in Ontario anywhere if they want to do a virtual visit, or in person, we make it happen as well in Ottawa. And so mostly chronic disease management, women's health, older adults, as I said, geriatric nutrition is one of my favorite areas of practice. I work with older folks, 90 years old, and I always enjoy my interactions with them. And then I do work with little kids as well. Okay. When we're just talking about with little kids, my approach is always more like fun education, not daunting and telling them, schooling them, you didn't do that. It's more like, how we can make things better. And I usually make them leaders at the home. So they watch everyone at the home. So my trajectory is like, of course, chronic disease management, anyone from diabetes, kidney health, heart health, sometimes brain health, and then moving on to sometimes I work with folks with sports nutrition goals and hormonal health. Yeah, so it's pretty broad. You can visit me. You have a website which is www.navnutrition.com. So navnutrition.com. Sure. And you'll see my services and my यहाँ आपके वेबसाइट का नाम, सोशल मीडिया हैंडल्स को हम डिस्क्रिप्शन में टैग कर देंगे अगर किसी को भी रीच करना है तो. अगर कोई ये बोले कि मैंने चंद्र के पॉडकास्ट पे देखा तो प्लीज रिप्लाई कर देना उनको. Absolutely, I will. हाँ, मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ with the same name, Nav Nutrition Dietetics, and also on Facebook. Perfect. तो डॉक्टर साहब, ये था आज का पॉडकास्ट, कैसा लगा आपको? Thank you, Chandar. It's very good. It was more like a conversation. And thank you for having me. Yeah. You're most welcome. और मुझे लग रहा है अभी तो हमें 1-2 नहीं, इस पे पूरी सीरीज बनानी चाहिए जिसमें 6-7 एपिसोड जो, और मैं प्लान भी कर रहा हूँ शायद इंग्लिश में वो सीरीज हम निकाल सकते हैं. विल टॉक अबाउट इट डेफिनेटली. बट जाने से पहले मैं आपसे एक मैसेज चाहूँगा, और वो मैसेज आपको एक स्पेसिफिक ऑडियंस को कैटर करके देना है, और वो उन लोगों को जो यंगस्टर एज ए सिंगल मेल है, फीमेल है, डजंट मैटर, जो एज ए इमिग्रेंट यहाँ आ रहे हैं, तो उनको आते ही अपनी फूड हैबिट्स के अंदर किन किन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, और आने के 6 महीने बाद अपने कौन कौन से ब्लड वर्क करा लेने चाहिए, और कौन से न्यूट्रिशन देख लेने चाहिए कि 6 महीने में कौन कौन चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ा है. इट्स अ गुड क्वेश्चन चंदर. मैं बताया आपको, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो यंग लड़के हैं, लाइक इन द 20s, लेट 20s, 30s. ऑफ कोर्स जो मेरे पास आते हैं, दे आर वर्किंग, दे हैव इंश्योरेंस, राइट? बट मोस्टली आई वुड से things can get hard जब स्पेशली पैम्पर्ड बच्चे आते हैं, लड़के स्पेशली जब लाड पीरियड से निकल के. एग्जैक्टली, लाइक एंड इट गोज फॉर, आजकल तो मम्मियाँ जो हैं, मॉम्स, लड़के लड़कियों सबको ही पैम्पर ही करते हैं कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, बैठो, करना ही है ज़िंदगी भर. बट आई थिंक दीज आर लाइफ स्किल्स. आपको अपने आप को फीड करना आना चाहिए कि थिंग्स डोंट हैव टू बी कॉम्प्लिकेटेड. मैं कहती हूँ कि हाफ प्लेट ऑफ वेजिटेबल सैलड खाना है, एंड आई नेवर कट अ प्रॉपर सैलड. आई वुड जस्ट टेक अ कैरेट टू माई ऑफिस विद मी, और आई वुड जस्ट टेक अ क्यूकम्बर. मैटर क्या करता है कि आप खा रहे हो ना, डजंट मैटर की शेप. डोंट गेट इनटू कॉम्प्लिकेशंस कि उसको मैंने फैंसी बनाना है, अनलेस यू हैव टाइम एंड यू आर अ शेफ, यू वांट टू एक्सप्लोर योर culinary skills. Try to keep things simple. Okay. Plan ahead. Okay. So I say meal preparation goes a long way. So if you are very busy during the weekdays, it is okay. That is acknowledgeable. Like, we understand that. I would say plan ahead. अपना जब आपके पास टाइम हो, कभी तो एक दिन होता होगा ना कि आपको 2-3 घंटे हैं, you can make your meals. The good thing in Canada is that the bacteria are different, so you can keep food in the fridge for a long time. वो sustain कर जाएगा, वो safe रहेगा, and like quickly आप उसको freeze कर देते हो, fridge में रख देते हो. Okay. Make your meals ahead of time, or
if you feel like you can't do anything, like these days you can make some choices where you can get some dal sabji bani hui le liya, apne chawal bana liye ya kuch aisa kar liya, but do pay attention to your health, because you are here for a better life. And जो जिंदगी की हर भाग दौड़ है, जो इतनी कुछ चलता है लाइफ में, यहाँ पे आप जब आते हो, I totally understand, we have all gone through those phases कि it's not always easy, but आपकी health है और आप हो जो अपने खुद के best friend हो, everything else will go, come back, change, आपकी health आपके साथ रहती है. And if you don't take care of yourself now, they say it, you'll be forced to take care of yourself later. So always take time, always make time for yourself. It doesn't have to be long. आधा घंटा दिन में करा, खड़े होके वॉक कर लिया, वॉकिंग एट प्लेस कर लिया, यूट्यूब पे वर्कआउट कर लिया. देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन डू, बट डू पे अटेंशन टू योर हेल्थ. इट इज द ओनली थिंग व्हिच स्टेज विद यू. When you are suffering, when your health is not the best, you are the one who feels it, no one else feels it, right? तो आप कभी भी इतने बिजी नहीं हो सकते कि अपने आप के लिए दिन में आधा घंटा ना निकाल सको. सो या, एंड देन स्टे हैप्पी. डॉक्टर साहब, अब हम ये जो डाइट पे और न्यूट्रिशन पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन ये बना है कि जो ये मंथ है मार्च, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर हम कनाडा की बात करें तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो चीज़ें हैं, ये मंथ भी इंपॉर्टेंट है और डे भी इंपॉर्टेंट है, जो कि मार्च 20 आ रहा है. तो इसके बारे में कुछ बताइए. Chandra, thank you. So this month we celebrate March is National Nutrition Month. जिसमें throughout Canada, actually not only Canada, I think worldwide we celebrate March as a Nutrition Month. जहाँ पे there are many like initiatives where we work on promoting nutrition, promoting good health. This year, the theme of National Nutrition Month by Dietitians of Canada is actually #WeAreDietitians. And this year we are celebrating the dietitians. We are celebrating the profession. We are celebrating the difference dietitians are making in the overall interdisciplinary healthcare teams in Canada. And on also that note, I would want to say happy Registered Dietitians Day to my fellow dietitians, which is on March 20th. I wish you all a very, very happy Nutrition Month, and I wish that we keep making the difference we want to make, the passion we bring for nutrition and improving lives, and that stays with us, and we continue to touch lives with our passion. Happy Nutrition Month. Perfect. Yeah, thank you. Thanks. Thank you for your all input and the message. So इसी के साथ आपका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया, और आपको हम हमारी पॉडकास्ट सीरीज पे फिर से देखना चाहेंगे. And we will definitely schedule it again and again. Thank you very much. Thank you, Chandra. Thank you for having me. It's good to be here and talk about my favorite subject. Yeah, you're welcome. Thank you. Thanks. So guys, ये था आज का पॉडकास्ट. बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे पर्सनली, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें जाननी थी. मैंने कुछ क्वेश्चन मेरे पर्सपेक्टिव से भी पूछे, कुछ क्वेश्चन ब्रॉडर ऑडियंस को कैटर करने के तरीके से भी पूछे, और काफ़ी क्वेश्चंस के अच्छे आंसर्स मुझे मिले. और इस पॉडकास्ट के बाद मैं इनके साथ पर्सनली बैठने वाला हूँ और खुद के बारे में भी कुछ पूछने वाला हूँ कि मुझे डाइट को कैसे इंप्रूव करना है. तो अगर आपको ये हमारा कंटेंट डाइट पे और न्यूट्रिशन पे पसंद आया है, तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए. और अगले पॉडकास्ट में जब हम आपसे मिलेंगे, तो तब तक सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिएगा. तो इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देता हूँ. अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट, एक नए गेस्ट और एक नई नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन के साथ. तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें. जय राम जी की.